नमस्ते। आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स और हमारा नाम है अभिषेक मिश्रा। जी, आज मैंने आपने देखा ही होगा जो प्रोग्राम का टाइटल है गुर्दा फ्राई विद आरजू जी। तो मैं आरजू जी के भेजा फ्राई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आरजू जी के भेजा फ्राई के बाद हम जो है कुछ गुर्दा फ्राई भी करें। तो आज हम गुर्दा फ्राई करेंगे आरजू जी के साथ, कुछ करंट अफेयर्स पे, इंडिया-पाकिस्तान के रिलेशन पे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा ये शो एक सैटिरिकल कॉमेडी शो यू वुड लव इट। थैंक यू सो मच। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू आप सबकी फेवरेट, हमारी फेवरेट आरजू कादमी जी। आरजू जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह हैं हम। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि आज आपके प्रोग्राम से क्यू लेते हुए कि भेजा फ्राई आपका बहुत पॉपुलर है, तो मैंने कहा मैं भी फ़ायदा उठाऊँ और गुर्दा फ्राई किया जाए। तो क्या सोचना है आपका गुर्दा फ्राई के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छा टॉपिक रखा है आपने, बल्कि टाइटल बहुत अच्छा रखा है। तो बिल्कुल आज हम इसी तरह की बात करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि हल्की-फुल्की बातें जो है वो लोग जल्दी पिक करते हैं। हाँ, बिकॉज़ मैं यूनिवर्सिटी में भी बड़ी हेवी-हेवी बातें करता हूँ, तो यहाँ भी वो करूँ ठीक नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुर्दा फ्राई का पहला सेशन, और अगर दर्शकों ने इसे प्यार दिया, तो हम आगे भी करेंगे आपके सहयोग से। तो गुर्दा फ्राई के इस एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। तो ये बताइए आरज़ू जी, ये क्या चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप क्या हो रहा है? वहाँ पे आप उनको बुलवा रही हैं, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुला रही हैं और उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे पा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा तो पहले भी हुआ था 2021 में भी, अगर आपको याद हो तो एक बस के ऊपर अटैक किया गया था। 11 लोग थे उसके अंदर जिनकी जान गई थी, और उसके बाद 1 साल के लिए दासू डैम पे काम बंद हो गया था। ये भी चल रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ अभी इस बार फिर वही अटैक किया गया है, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब है किसी ने तो बताया होगा ना कि इस्लामाबाद से दासू की तरफ जो है वो गाड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, या पता नहीं खबर लीक की गई। मगर बहरहाल वो बेचारे जो थे चाइनीज नेशनल्स, एक बार फिर उनकी जान गई। इंजीनियर्स जो थे, अब हो सकता है कि चाइना फिर एक बार कहे कि जी अब हम काम नहीं करेंगे। और 1 साल जैसे मैंने कहा कि पहले भी दासू डैम पे काम बंद रहा, तो हो सकता है आगे फिर कुछ इसी तरह का देखने को मिले। काफी उस वक्त खैर टेंशन है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी गए हैं, चाइनीज एम्बेसडर से मिले हैं, और बाकी भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, हमारे यहाँ तो लोगों की जान की इतनी कोई खास कीमत है नहीं पाकिस्तान में, सच्ची बात है। रोज ही 10-20 लोग मरते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। और अब लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे तो इम्पोर्टेंस है ना। मुझे मुझे याद है, मैं एक बार काम कर रही थी पॉलिश ऑयल कंपनी के साथ। तो आई थिंक 2012 की बात है। तो वहां पर उनके ऑफिशियल्स कुछ आए थे विजिट पे पाकिस्तान के, तो वो मुझे कहने लगे कि पता नहीं कई साल पहले का बता रहे थे कि जी पाकिस्तान में उनके यहाँ के एक जो थे पॉलिश, उनको मार दिया गया था। तो कहते हैं हमारे अभी तक लोग आते डरते हैं। उस बात को जब उन्होंने बताया था तब भी 3-4 साल हो गए थे। वो उस वक्त तक उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, एक जान को इम्पोर्टेंस दे रहे थे वो। हमारे यहाँ आप देखते हैं डेली का काम है, कितने ही लोगों की जाने जाती हैं। वैसे मैं आपके आज शो के जरिए ये भी बता दूं कि सुबह से मुझे भी कुछ अजीब अजीब कॉल्स और मैसेजेस जो है ना वो चल रहे हैं दोनों नंबर्स पे। और मजे की बात ये हुई कि सुबह मेरी आदत है, मैं सोते सोते भी ना फोन उठा के एक बार देख देख लेती हूँ। तो मैंने ये देखा सबकी आदत कोई, है। तो मेरी बहुत ही आदत है। तो मैं ना, मैंने आधी रात को भी मैं यूं वो मोबाइल चेक कर रही होती हूँ। तो मैंने सुबह को सैरी वैरी खा के उसके बाद मैं सोई हूँ, और फिर बीच में मेरी आंख खुली, तो मैंने सबसे पहला काम मोबाइल चेक करना होता है। मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल देखा, कोई ना अननोन नंबर था, और कोड भी पाकिस्तान या इंडिया का नहीं था। मैं सोचूं ये कहाँ का है, मुझे तो इतने वो कोड वोड का पता भी नहीं होता। खैर मैंने उस नंबर को खोल के देखा, तो उन्होंने मुझे कुछ मैसेज तो नहीं किया था, पता नहीं वो जैसे अल्फाबेट होता है ना हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, तो वो अलिफ 2 बार लिख के भेजो, तेरी अलिफ का क्या मतलब है। तो मैंने फिर उसको रख दिया फोन को। सुबह में उठी, फिर मैंने उसको फोन को चेक किया, तो उसमें 2 मिस कॉल्स थी। तो मैंने फिर उसको व्हाट्सएप कॉल्स थी, मैंने उसको जाके अंदर चेक किया, तो वो अफगानिस्तान का नंबर था।
नहीं यार, मुझे अफ़गानिस्तान से मुझे भला कौन कर रहा है? तो मैंने तो खैर फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं अननोन नंबर नहीं उठाती। बाद में मैंने अपने एक दोस्त से बात की, मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे, तो वो कहने लगा कि नहीं, आजकल अफ़गानिस्तान के ज़रिए लोग जो हैं कॉल्स करते हैं, डराने के लिए भी, थ्रेट्स के लिए भी, किडनैपिंग के लिए भी, रैंसम के लिए भी, वो सारी चीज़ें। मैंने कहा बस ठीक है, काफ़ी है, मैंने नंबर ब्लॉक किया साइड में। अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ और अभी मेरे दूसरे नंबर में कॉल आ रही है, अननोन अच्छा। नंबर से। अभी आपसे बात के दौरान मैंने देखा कि कॉल आ रही है, तो मैं क्योंकि अननोन नंबर बिल्कुल नहीं उठाती, जब तक कि मेरे नंबर में वो नंबर मोबाइल में नंबर सेव ना हो ना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ये इसी आप किस्म की आती है। तो आज सुबह से आपके तमाशा चल रहा है। नंबर आपके नंबर लीक कौन कर रहा है? मेरा नंबर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मीडिया से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, जो निकालने वाले होते हैं नंबर वो निकाल लेते हैं। नंबर इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं। पहले मैं कुछ साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि नंबर निकालना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं नंबर चेंज कर दिया करती थी कुछ टाइम के बाद ना, कि जैसे कोई परेशान कर रहा है या कुछ है, तो नंबर चेंज कर दिया। और मेरे ख्याल है 8-9 साल पहले की बता रही हूँ, जब नई-नई मीडिया में आए थे। लेकिन अब तो पता है कि नंबर निकल ही आता है, तो अब बस रहने देते हैं, आ रही है कॉल आया करे, बस उठाते नहीं है, यही करते हैं। तो वो दरवाज़ा-शरवाज़ा भी चेक करके अच्छे से डबल लॉक लगा के कुछ करके, क्योंकि आज कुछ एक्टिविटीज़ मुझे बढ़ी हुई लग रही हैं। और कल ही मुझे कोई कह रहा था कि तुम ज़रा टीटीपी कम किया करो, तुम बहुत ज़्यादा टीटीपी की बात कर रही हो। और वो जो है बीएलए वाले तो फिर भी छोड़ देते हैं, टीटीपी वाले नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा अच्छा, तो वाक़ई में मैं बहुत ज़्यादा वो कहती हूँ ना, टीटीपी की बात परेशान। ज़्यादा कर रही होती हूँ। और मैंने कई बार कहा भी कि हमारे इंडियन पैनलिस्ट जो है, मैंने बल्कि मुझे गौरव वगैरह का नाम भी लिया, मैंने कहा वो कहते हैं इनका कोई इलाज नहीं है, इनको बस अंदर जाके ठुक करो, इन सबको उड़ा दो, तभी ये सीधे होंगे, तो वो सुन रहे होंगे। तो मुझे अब थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। आपने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान का इंटेलिजेंस कब से फेलियर है? बहुत टाइम से सर, उसामा बिन लादेन के टाइम से फेल है। देखिए, कहा ये गया कि उसामा बिन लादेन 10 साल पाकिस्तान में रहा, वो कहते जी हमें पता ही मैं नहीं था। आपको टोक रहा हूँ, मेरा इंटेलिजेंस किसी और से मतलब है। ये जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है, आप अच्छा, समझ रहे हैं? वो अच्छा कब से वो फेल है? आपको क्या लगता है? सब बहुत टाइम से फेल है, शुरू से फेल है, बनने से लेके अभी तक फेल है। अब तो जाके हमारे जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन को कहा है कि जी एजुकेशन इमरजेंसी लगा दी है, जो कि होनी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वो अब लगाई गई है, तो वो तो पूरी ये क्या कंट्री में होता है? एजुकेशन इमरजेंसी तो बड़ा जबरदस्त अ, कॉन्सेप्ट है। मतलब इन्होंने ये किया है कि एजुकेशन के ऊपर खास जो है वो एक नज़र रखेंगे, और अगर टीचर्स वगैरह जो काम पे नहीं आते, सरकारी टीचर्स जो हैं वो सही जॉब नहीं कर रहे, उनको निकाला जाएगा, दूसरे भर्ती किए जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम को जो कह लीजिए कि ठीक करने के लिए उन्होंने ये अनाउंस किया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, कि एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, और उसमें टीचर्स को भी सही काम करना होगा, स्टूडेंट्स को भी सही काम करना होगा, और पेरेंट्स को भी। तो तभी एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, तभी बाकी चीजें जो है वो सही चल सकेगी। तो क्या मुझे वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है? पहले खुद के बच्चों को तो पढ़ा लें सर। दुश्मन के बच्चे तो पढ़ के कहाँ-कहाँ जाके सीओस लग रहे हैं। जिनको हम दुश्मन नहीं मानते, मैं नहीं मानती, लेकिन बाकी लोग, कई लोग मानते हैं, तो वो तो पढ़ के सीओस लग रहे हैं, कोई यूट्यूब का, तो कोई कहाँ माइक्रोसॉफ्ट का। और हमारे बच्चे जो हैं वो जाहिर है कि नहीं पढ़ रहे। तो अब हमें पहले अपने बच्चों को पढ़ाना है और फिर दुश्मन। बच्चे तो आपके भी सीईओ लग रहे हैं, बस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है जहां तक मुझे लग रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पहले बता रही हूँ, मुझे कॉल आ रही है। आप फिर मुझे उस तरह लेके जा। आप लोगों ने सुपारी तो नहीं लिया? आप हो गए, नहीं, रोहित हो अच्छा। गए, सारे अच्छा, बच्चे। आप आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप है, हुँ। इससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे पाकिस्तान? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का चाइना इतना बड़ा दोस्त है, मगर कोई इकोनॉमिक मदद नहीं आ रही है। आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है एक दो बिलियन डॉलर जैसी छोटी अमाउंट के लिए। क्या आपको लगता है कि क्यों ऐसा? सर, आप जानते नहीं, इन्होंने सीपैक में इतना इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि चाइना बताता भी है कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है सीपैक में। मतलब हर चीज़ का ज़िम्मा तो उन्होंने नहीं लिया हुआ ना। दोस्त हैं तो दोस्त वो कहते हैं, मतलब हम कहते हैं, वो तो नहीं कहते। वो तो हमारे बॉस हैं।
उन्होंने इतना पैसा पाकिस्तान को ऑलरेडी दिया है, और ये और बात है कि हमने आधा पाकिस्तान मॉर्गेज कर दिया उनके पास, तो उससे ज्यादा पैसा तो कोई नहीं देगा ना, जितना पैसा हम घसीट चुके हैं। आप लोग उसका आधा भी लेके बता दे तो मैं मान जाऊं, जितना पैसा हमने चाइना से लिया, आप दुनिया में किसी से उतना पैसा लेके बता दे। पाकिस्तान को हमने जिस तरह चलाया है 76 ईयर्स में, सिर्फ और सिर्फ मांगे तांगे के पैसे के ऊपर ही चलाया है, तो जाहिर है कि वो हमारा आर्ट है। वैसे तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने अपने शो में कहा भी कि वो तो शुक्र करें कि हम लोन कहते हैं, वरना हम भत्ता भी कह सकते थे कि हम भत्ता लेते हैं, हर कंट्री से हम भत्ता लेते हैं। आप हमें भत्ता दो, नहीं दोगे तो भाई हम जो है ना जाकर अटैक करना शुरू कर देंगे, हमारे यहाँ से कोई निकलेगा और जाके तो वहां वो पहुंच भत्ता नहीं, जाएगा। वो तो हफ्ता हो जाएगा। नहीं सर, हफ्ता नहीं, भत्ता सही है। हम सर हर हफ्ते थोड़ी जाया करेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, हर वीक नहीं जाएंगे, भत्ता ही होगा वो। लेकिन ये है कि जाहिर है लोन भी हम ऐसे लेते हैं ना कि हम उन्हें बता के, अब इस वक्त जो मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, कभी उधर चाइनीज के ऊपर और कभी कहाँ गवादर में, तो वो भी तो लोग यही कह रहे हैं कि हम शायद इसलिए करने दे रहे हैं या करवा रहे हैं या होने दे रहे हैं कि ताकि हम जाके अमेरिका को कहें कि जी हम तो वॉर ऑफ टेरर में फंस गए हैं, कुछ पैसा वैसा निकालो, तो फिर अमेरिका दे देगा वॉर ऑफ टेरर के नाम पे हमें। पहले भी हम लेते रहे हैं, एक बार फिर हम वही कोशिश कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है। अच्छा, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, फाइनली आपके यहाँ पे जमहूरी सरकार आ गई है। तो कैसा रहा 1 डेढ़ हफ्ता आप जमहूरियत में रह रही हैं, आप जो पाकिस्तानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जमहूरियत है, हम कैसा फील हो रहा है आपको? हमारे यहाँ जब हम छोटे थे ना, अब तो खैर नहीं होता, जब हम लोग छोटे थे ना तो बंदर वाला आता था, बंदर का तमाशा दिखाने ना, रोड के हाँ, ऊपर हमारे यहाँ स्ट्रीट भी पे, आता था। तो कहता था बच्चा जमूरा हाँ, हाँ, उसको हाँ। ससुराल जाके दिखाओ। तो अभी एग्ज़ैक्टली वो हमारे यहाँ भी आता था। जमहूरी हुकूमत से मुझे कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारे यहाँ वही चल रही है कि अच्छा। गवर्नमेंट आ गई है, जमहूरी हुकूमत जिसे आप कह रहे हैं, और जो बंदर नचाने वाला है वो है हमारी एजेंसी, तो वो हुँ। उनको कहती है बेटा चलो ससुराल जाके दिखाओ। तो फिर वो बंदरों की तरह उछल उछल के कभी सऊदी अरब और कभी अमेरिका और कभी चाइना, हर जगह पे फिर ये पैसा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, यही ये अभी मैं देख रहा था कि एक आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे कि इंडियन अभी एक बच्चा है वो मतलब इंडियन स्टूडेंट है, वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट है उसके वो हेड लगे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सत्या नडेला के बाद वो सीईओ भी बन जाए, कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज बिल गेट्स साहब तो मोदी साहब को बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा होगा अभी बिल गेट्स साहब ने एक वीडियो निकाला था जिसमें वो एक चाय वाले के साथ चाय पी रहे थे, तो वो चाय वाला ही उन्होंने क्यों ढूंढा, आप समझिए इस बात को, बहुत डीप मैसेज दिया उन्होंने इलेक्शन टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तानी बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे इन सब चीजों में? देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चे पढ़ नहीं रहे या उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, मैं मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं और काम भी करते होंगे यकीनन। लेकिन पाकिस्तान की जो लोग लेकर जाते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए भी तो एक सीढ़ी चाहिए होती है ना, गवर्नमेंट होती है, किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, प्रोमोट किया जाता है। हमारे यहाँ वो सब नहीं हो रहा। हमारे यहाँ हमारी जो सरकार है या जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की चीजों के, कि ये वो फाइल आगे लेके जाते हैं, बताते हैं, कोई प्रोफाइल बताते हैं, कुछ करते हैं, किसी को घर बैठे तो पता नहीं लगेगा ना कि किसी में क्या काबिलियत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सब करते हैं, वो प्रोफाइल आगे लेके जाते हैं, बताते हैं कि भाई इसको ये काम आता है, या उसके बाद जो कुछ अगले ने चेक करना है वो तो जाहिर है करते हैं। हमारे ये सब नहीं हो रहा, हम इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि जी वो सरकार जो है हमारी वो लगी हुई है कि किसी तरीके से 5 साल निकाल लें, कि 2 साल निकाल लें, 2.5 साल निकाल लें, उसमें इतना कमा लें कि अगले 7 जन्म तक पैसे की जरूरत ना पड़े। फौज हमारी वो आजकल क्रिकेट सिखा रही है हमारे क्रिकेटर्स को जी, 2 मंथ्स की ट्रेनिंग पे जो है वो फौज जो है वो क्रिकेट सिखा रही है और उसकी ट्रेनिंग दे रही क्रिकेट की। और उधर दूसरी तरफ जो टेररिस्ट हैं या कह लीजिए जो एक्टिविस्ट हैं या जो कुछ भी हैं, हर तरह के लोग हैं ना, कोई अपने आप को टेररिस्ट कहता है, कोई एक्टिविस्ट कहता है, कोई कुछ कहता है, वो जा जाकर जो है वो अटैक्स कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो काम आर्मी का है या एजेंसीज का है कि जी एजेंसी का काम है कि पता करे कि इस तरह से तो नहीं कोई किसी के पीछे लगा हुआ, या जाहिर है तभी तो इंटेलिजेंस फेलियर में कह रही हूँ ना, फौज का काम है उस तरह की चीजों को रोकना, तो वो सब कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ ही और ही काम में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकल भी रहे हैं तो उनके बारे में किसी को पता ही नहीं लगता कि इनमें कोई काबिलियत है
ये कहीं जा सकते हैं, कहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बेचारे यहीं पे ख्वार होते रहते हैं, या किसी तरीके से बाहर अगर पहुंच भी जाते हैं तो छोटी मोटी अपनी जो भी जॉब मिलती है वो तो करके गुजारा कर रहे हैं। सर ये आपकी गवर्नमेंट्स का काम भी होता है। आपकी स्टैब्लिशमेंट माइक्रोसॉफ्ट में काम कैसे दिलवाया जाए इसकी ट्रेनिंग नहीं दे रही है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नहीं, फेसबुक। वो उसमें क्रिकेट में दे रही है, इसमें तो नहीं दे रही है, अभी तक क्रिकेट का ही सुना है। लेकिन वो भी सर आगे जाना पड़ता है ना। आपके यहाँ भी जो भी जिन लोगों को मेडल भी दिया जाता है या अवार्ड भी दिया जाता है हर कंट्री में, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो जो डिपार्टमेंट होता है वो कुछ लोग वहां तक प्रोफाइल पहुंचाते हैं ना, कि भाई इनको ये दे दीजिए, या जो आपके अवार्ड्स होते हैं ना अवार्ड के लिए, उसके बाद सिलेक्शन होता है ना, तो वो उधर तक ही नहीं पहुंच पाते हमारे लोग। और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान में अवार्ड्स होते हैं वो तो जिसको नहीं मिला ना, समझो उसकी कोई इज्जत रह गई है। हमारे अवार्ड्स अब ऐसे हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ ISPR के जो है ना पेरोल वालों को ही मिलते हैं ज्यादातर। अगर कोई और वैसे इत्तेफाकन चला जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन 90% अगर उन्हीं को मिलते हैं। तो इसलिए जिसको नहीं मिला वो समझे वो थोड़ा बहुत सही काम अपने तौर पे काम कर रहा है। क्या ISPR के पेरोल पे होने में और ISPR के एग्रोल में होने में कोई अंतर दिखता है आपको? नहीं, कोई खास नहीं, मगर ये जरूर है कि लास्ट 7 to 8 ईयर से ये जरूर हुआ है कि जो पाकिस्तान में अवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे वो 23 मार्च को हो या 14 अगस्त के हो, जो सरकारी अवार्ड्स या मेडल्स दिए जाते हैं वो उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो इनकी वाह वाह कर सके। अभी भी मैं देख रही थी, आई विश कि वो मेरा शो ना देखें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, नाम भी नहीं ले रही, बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है, उनको इस बार अवार्ड मिला, तो उन्होंने जी उधर वो नारे ट्विटर के ऊपर नारे लगा दिए। मैंने कहा यार इसको क्या हुआ है? और ट्विटर के ऊपर पाक फौज जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, और पता नहीं क्या जिंदाबाद। मैंने कहा यार ये करके मुझे अवार्ड नहीं चाहिए था नारे लगाने से। तो वो लोग जो है ना मैं इसी तरह आपको के एक अवार्ड देता हूँ, आप सुपारको जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए ट्विटर पे। सही बात है, हो जाना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, मैं या मेरे जैसे बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको कि मैं समझती हूँ कि कभी मेरा ख्याल है जिंदगी भर अवार्ड नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगी गालियां ही मिलेंगी, और हम उसमें ही खुश हैं। वही हमारा अवार्ड है, वो वही गालियां हमारा वाले अवार्ड, अवार्ड है। वही हमारा अवार्ड है कि हमें जी गालियां जी। पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही जब है। जब मैं पढ़ता हूँ चर्बी का गोला, मुझे उतना बड़ा अवार्ड मिलता है कि मैं आपसे क्या बताऊं कमेंट में। और लोग ऐसे हैं ना, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट की भी एक अलग ही दुनिया बन गई है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पहले एक्टिविस्ट कहा करते थे, और एक्टिविस्ट थे भी, शायद किसी हद तक कह सकते हैं कोई एक्टिविस्ट होंगे किसी चीज में। लेकिन ये क्या वो अचानक से ऐसा हो गया है कि हर एक ने वो एक्टिविस्ट का वर्ड हटा के और जर्नलिस्ट लिख दिया है। अब ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट है ना कि मैं कहती हूँ ये जर्नलिस्ट कब बना। मुझे ऐसे ऐसे हैरत होती है ना जब मैं पढ़ती हूँ, ये कब बने बने जर्नल। मतलब हम वो लोग हैं सर जिन्होंने ग्रेजुएशन भी जर्नलिज्म में की है, मास्टर्स भी जर्नलिज्म में किया है, डिग्री रख के फिर रहे हैं, काम करके, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब में काम करके घूम रहे हैं। हमें जब लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं ना तो कहते हैं जी आरजू काजमी जी यूट्यूबर। अच्छा अच्छा, खुद जो होगी ना खुद ने कख नहीं किया होगा, अपने आप को कहेंगे जी जर्नलिस्ट है। तो यार ये जर्नलिस्ट कब बने? और हम जर्नलिस्ट की कैटेगरी से कब निकल गए हमें पता ही नहीं लगा। तो यहाँ तो मैं ऐसे लोग भी, बल्कि एक साथ जो बड़े मेरे खिलाफ वीडियो शीडियो बनाया करते हैं, बातें भी किया करते हैं कहीं यूरोप से बैठ के, वो भी जर्नलिस्ट बन गए। उनको मैंने जब देखा था 4 एक साल पहले, तब तक तो वो एक्टिविस्ट थे। और कहाँ के एक्टिविस्ट थे पता नहीं, लेकिन एक्टिविस्ट थे, पता नहीं किधर के थे। पाकिस्तानी है वो, लेकिन वो मानते नहीं कि वो पाकिस्तानी है। वो अगर हाँ, जब वो टीवी ये पर आते हैं तो लोग उन्हें पाकिस्तानी कह के इंट्रोड्यूस कराते हैं, मगर वो ये कहते हैं मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ क्योंकि मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया। यार पासपोर्ट चेंज हो जाने से थोड़ी कुछ होता है। आप पाकिस्तान के पैदा हैं, आपकी बीवी यहाँ की पैदा है, आपके बच्चे पाकिस्तान के पैदा हैं, तो यार आप अचानक से आप यूके के कैसे हो जाओगे? लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है, बाद लोग थोड़ा शर्म आती है कहते हुए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो उनका भी, वो भी अचानक से जर्नलिस्ट बन गए। वो काफी टाइम से एक्टिविस्ट थे मगर अब अच्छा, जर्नलिस्ट है तब। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं कि मोदी जी की इलेक्शन को लेकर के, मतलब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट दे ना दे, पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया है। तो क्या लगता है आपको मोदी जी को लेकर के, बाकी जो आपके समाज में, इदारों में और जगहों पे क्या है मोदी जी से एक्सपेक्टेशन? क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ की इलेक्शन को लेकर इंडिया के? अब देखिए तो एक महीना रह गया है। इलेक्शन को दो लेकर तो महीने सर यही, सर इलेक्शन को लेकर तो यही चल रहा है कि मोदी जी ने ही आना है। और पीएमएलएन की गवर्नमेंट है इस वक्त, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ये बात भी कर रही है कि ट्रेड दोबारा खोल ली है।
पाकिस्तान और भारत की दोबारा ट्रेड होनी चाहिए, तो उसमें भी ज़ाहिर पीएमएलएन का ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम तो यही इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आ जाएं, तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ बात करें तो एक बार फिर हो जाए कि जी ट्रेड ओपन हो। बल्कि कुछ दिन पहले मैं फ्रूट लेने गई, तो वहां पे यूट्यूबर से मुझे याद आया कि हालांकि बहुत से यूट्यूबर नाराज हो जाएंगे, हालांकि मैं मजाक कर रही हूँ, कोई दिल पे ना ले प्लीज। तो वो वहां फ्रूट जब मैं लेने लगी ना, तो फ्रूट वाले ने मुझे अंगूर दिखाया, कहने लगा जी ये इंडिया के अंगूर है। तो मैंने कहा यार ये इंडिया के अंगूर यहाँ इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, और अभी तो सीजन भी नहीं है अंगूर का। तो वो मुझे कहने लगा बाजी ये ले जाइएगा, लेकिन ना इसको सिर्फ फ्रूट चाट के लिए, ये खाइएगा नहीं, गला खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी, दो चार मेरे ध्यान में आए, मैंने कहा अगर हमारे वो यूट्यूबर्स होते उन्होंने इधर ही वीडियो बना देनी थी, ये देखिए जी इंडिया के अंगूर पाकिस्तान में। मैंने कहा वो रोड में ऊपर जाकर उन्होंने वो गले पड़ देते कि इंडिया तक आवाज चली जाती। तो लेकिन ये कि देखिए जब अंगूर आ सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से आए होंगे ना सर, स्मगल होकर आए होंगे, किसी तरीके से आए होंगे। अगर प्रॉपर ट्रेड ओपन हो जाएगी तो सही तरीके से आएंगे, आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, होना चाहिए ट्रेड। नहीं, ट्रेड तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेड इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज इन्वेस्टमेंट जो है, जब तक आपके यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, ट्रेड तो आपका और पैसा चला जाएगा। आई गेस द पॉइंट जो मेरी नहीं सर, हमें अंडरस्टैंडिंग, सस्ता मिलेगा ना। देखें अभी जो सामान आता है हमारे पास, वो इंडिया उससे का आपको, बहुत सामान आता है, वो घूम देखिए फिर कर आप महंगा होकर आता है ना। आप ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है ना। ट्रेड डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू योर इकोनॉमी। इन्फ्लेशन से थोड़ा आपको हो सकता है राहत मिल जाए, बट जो आप चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन हो, जॉब मिले, ये मिले, इसके लिए चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, कि लोग सर आए स्टार्ट तो बिजनेस होना, करें। सर कुछ शुरू होगा तभी कुछ होगा ना। वैसे भी जो शहबाज शरीफ साहब है बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो इन लोगों का दिमाग बिजनेस में ज्यादा चलता है, तो आई होप कि कुछ ना कुछ ये करेंगे। तो चलिए, आई होप कि कुछ अच्छा ही होगा, और पाकिस्तान के समाज में भी कुछ एंटी इंडिया फीलिंग कम होगी, और एक पॉजिटिव नोट की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। सर बहुत तो ज्यादा एंटी इंडिया फीलिंग्स नहीं है, मैं आपको बता दूं। प्लीज उसके ऊपर ना जाया करें। जो आप लोग वीडियोस देखते हैं या जो आप लोग को देखते हैं, आप अगर कभी यहाँ विजिट करें और आम आदमी से आप खुद बात करेंगे, तो यकीन करें अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी शॉप पे जाएंगे और आप वहां ये कह देंगे ना अगर कि आप इंडियन है, वो आपसे पैसे तक नहीं लेंगे, मेरी गारंटी है। मैं हूं या ना हूं वहां पे, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, इसलिए कि इतने लोग ख्याल करते हैं। अभी रिसेंटली एक साहब आए थे, वो जिनके हाथ मैंने आपका कुर्ता भेजा था, उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि मैं कहीं जाता हूँ और उन्हें पता लग जाए कि मैं इंडिया से हूँ, और कहते मैं जानबूझ के, कहते हैं मुझे उर्दू भी आती है, फिर मैं जान के मैं हिंदी वर्ड्स बोलता हूँ, तो कहते हैं कोई मुझसे पैसे नहीं ले रहा, कि नहीं आप इंडिया से आए, हम ऐसा कैसे हो सकता है। लोग अच्छे हैं अभिषेक जी। जो एक हम देखते हैं ना मीडिया में कि नेगेटिव हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव, ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और बल्कि आधे से ज्यादा मैं कहूंगी कि लोग अच्छे हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। और अब तो जब से आपकी इकोनॉमी और जो प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ चल रहे हैं कश्मीर में और कहाँ कहाँ पे, तो वो सब लोगों ने देखा है जाहिर है सोशल मीडिया पे सब जगह। उसके बाद से तो और मोदी जी का जहाँ 2019 तक जरूर है कि उनकी एक इमेज थी कि लोग नेगेटिव सोचते थे, लेकिन अब तो बहुत पॉजिटिव है और पूरे भारत के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच है लोगों की। ये बाकी जिनकी दुकानें चल रही है ना कि ये बंद हो जाएंगी, तो अगर झगड़ा खत्म हो जाएगा तो इन बेचारों की दुकानें बंद हो जाएंगी, यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ उनको प्रॉब्लम है, बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो किताबें पढ़ाई गई हैं, जैसे मैं कल था आप फकर भाई के चैनल पे, तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई कश्मीर से अगर आपके हमारे बीच में डिस्प्यूट है भी, तो किताबों में हिंदू हेट्रेड पढ़ाने की क्या जरूरत है? इसका कश्मीर सोल्यूशन से क्या लेना देना? आपको क्या लगता है, क्या किताबों की जहनियत अभी तक बची नहीं होगी बच्चों के दिमाग में? नहीं, किताबें एक तो अब काफी सुनने में यही आ रहा है कि चेंज भी की जा रही हैं, और ये जो कश्मीर की वजह से नहीं सिखाया जाता था, ये तो इसलिए बताते थे ना, वो जो टू नेशन थ्योरी का चूरन खिलाते थे, उसमें बताते थे ना कि जी हमने पाकिस्तान क्यों बनाया, पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया में हमें हिंदू जो थे बहुत तंग करते थे जी, तो हम इसलिए यहाँ पर आ गए। तो ये बातें जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाती थी ना, वरना बच्चे, अब आज के बच्चे कहते हैं ना कि भाई ये कौन सा तरीका है। वो तो कोई तंग नहीं कर रहे थे, लोगों को सही बात पता लगी है। हमने तो काफी टाइम तक जो है सारी जंगें भी जीत रखी थी। वो तो अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का और टीवी चैनल्स का कि उन्होंने भांडा फोड़ दिया और हमें पता चला कि जी नहीं, हमने तो सारी जंगें हारी हुई है। तो अब वो जब सच्चाई सामने आ रही है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सब लोग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें से आप कह रहे हैं वो क्यों डाला गया था, वो इसलिए इसीलिए वो सेक्शन रखा गया था, हिंदू हेट्रेड। बेचा जा करके
मुसलमानों ने, सिखों के गुरुओं की हत्या की मुसलमानों ने, और सारा का सारा ये फोड़ दिया ब्राह्मणों के सर पे। ठीक है ना। मैं तो कल अभी आपके यहाँ के एक बड़े दानिश्वर प्रोफेसर साहब हैं, उनका भी मैं सुन रहा था, वो भी यही नैरेटिव और चूरन बेच रहे थे। अब मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा है या जो क्लिप्स आते हैं आपके यहाँ से, अक्सर कभी रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, कभी कुछ, और टीवी चैनल्स पे जो मुस्लिम्स आके बैठते हैं आपके यहाँ से, टीवी चैनल्स पे जो जो कर रहे होते हैं, डिबेट्स कर रहे होते हैं, या जिनके मैंने स्टेटमेंट देखे, चाहे इलेक्शन के दौरान हो, लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुए थे उसके अलावा भी ओवैसी साहब और कौन कौन, उनकी तो अच्छी खासी मुझे बदमाशी लगती है वहां पे। हमारे यहाँ तो कोई माइनॉरिटी का उठ के बेचारा ऐसे बात ही नहीं कर सकता नहीं, जैसे आपके बात आरजू की जी, जाती है। चलिए मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि हमने मुसलमानों के साथ ऐसा किया, तो फिर हम ये सबके साथ करते हैं, हम यहूदियों के साथ ऐसा क्यों नहीं किए? यहूदी लेके आए थे ये सारा। आज एक एक यहूदी कहता है कि हमें अगर कहीं पूरे देश में प्यार मिला, पूरी दुनिया में, तो वो भारतवर्ष है। देखे तो देखे, हो सकता है हुआ हो, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, वो 100% के किसी। मुसलमान थे इसलिए नहीं, मुसलमान नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। पर्सनल, जैसे अभी बदायूं में कांड हुआ, हम्म, बदायूं में वो लड़का वो था, क्या नाम है, नाई था, सामने उसकी वो गया, बोला कि दीदी पैसे दे दो, हमारे घर में वो है, बीवी बीमार है, पैसे भी दी, सब कुछ भी दिए, उसके बच्चे को भी मारा। हम्म। अगर ये सब कर रहे होते तो ये क्यों होता? मगर ये तो देखे ना कि हुआ मैं भी होगा, तो इसको डिनाई नहीं करते हम, नहीं। लेकिन मुसलमान होने की वजह से ये इंडिया की साइक में नहीं है, ये इंडिया सोच ही नहीं मैं सकता। कह रही हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छे हिंदू भी होंगे, अच्छे मुसलमान भी होंगे। आपको ऐसे हिंदू भी मिलेंगे जो शायद अच्छे ना हो, ऐसे मुसलमान भी मिलेंगे जो परेशान और तंग करते हो। ये तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी 100% सब सही होंगे, लेकिन अगर कोई 70-80% भी सही है और बाकी जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो जाहिर है सभी का नाम खराब कर रहे हैं, ये बात तो है। लेकिन मुझे तो ये बात कोई खास उनकी वो नहीं लगी थी कि सिर्फ इसलिए कि जी पानी नहीं पीने दे रहे, पाइप से नहीं पानी नहीं, दे देखिए रहे हैं, ऐसे खाना दे रहे हैं, पत्ते में वो रख के दे रहे, कुछ कम्युनिस्ट, कर रहे हैं। वो चीज मैंने अपने नहीं वो पेरेंट्स से था कभी नहीं, नहीं वो सुनी। है भी नहीं, वो कम्युनिस्टों की गढ़ी हुई थ्योरियां हैं, जिन्होंने इस पूरे, इन्होंने, देखिए मजे की बात है कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार नहीं किया। क्यों? हाँ क्योंकि इन कम्युनिस्टों ने अंग्रेजों को बाहर कमाना। आप देखिए इनका ये जो दोगलापन है, इनके जो थ्योरी का जो पंक्चर होल है, अगर ब्राह्मण इतने दुष्ट थे, राज्य तो किया मुसलमानों ने, ठीक है ना, ये सिखों के गुरुओं की हत्या की मुसलमानों ने, उसको इन्होंने नहीं पढ़ाया किताबों में। ठीक है, हत्या तुम कर रहे थे, सिख गुरु अर्जन देव की हत्या हुई, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई, उनके बच्चों को जिंदा जलवा दिया मुगलों ने, इसको तुमने नहीं पढ़ाया किताबों में, और तुमने उल्टा बना दिया। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि ये ब्राह्मण ने अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं बुरा किया? अब आप ये देखें ना कि मेरे पेरेंट्स जब आए थे भारत से यहाँ, जब आए थे, यानी उनके पेरेंट्स जब उनको लेकर आए थे तो वो छोटे बच्चे थे, कोई 8 साल का था, कोई 10-12 साल का होगा, इस तरह की एजेस थी उनकी, या उससे भी कम। तो लेकिन इतना बड़ा बच्चा, जो 5 साल का बच्चा भी होता है ना, वो जब जहाँ पे पला बड़ा होता है वो चीज उसके माइंड में रह जाती है, उसके बाद कहते हैं ना कि वो नहीं नहीं चेंज होती। मेरे घर में ऑलमोस्ट छोटा मोटा हिंदुस्तान ही बसा करता था मेरे पेरेंट्स के जमाने में, खास तौर पे मेरे फादर, मुझे जो बहुत हिंदी के वर्ड्स आते हैं, लोग कई बार हैरान भी होते हैं कि कई चीजें मैं समझ लेती हूँ, कई बार मेरी किसी से बात होती है तो मुझे ट्रांसलेट करके बताने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं मुझे पता है इसका मतलब, क्योंकि मेरे फादर यही जबान बोला करते थे जो इलाहाबाद या प्रयागराज में बोली जाती है, सारे वो हिंदी के वर्ड सब कुछ मेरे घर में उसी तरह से, मेरी मदर भी उसी तरीके से, दिवाली भी करनी उन्होंने और सारे सारे त्योहार उन्होंने मनाने, जो लोगों को लगता है कि शायद ये अब यूट्यूब पर आ गई है तो ऐसा कर रही है, हालांकि मैंने बचपन की पिक्चर्स भी लगाई है फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो है वो वहां से कभी निकले ही नहीं, और हमेशा वही जगह याद करते रहे, बल्कि मेरे फादर मुझे ना कड़वी इलाहाबादी बोला करते थे, तो मुझे, क्योंकि वो कड़ा से थे तो वो कड़वी इलाहाबादी, उन्होंने पता नहीं क्यों मेरा नाम रखा हुआ था। तो वो मैं कह रही हूँ कि लोग जो है ना वो बहुत, जो पार्टीशन हुई उसके बाद बहुत से लोग वहीं रह गए। मेरी मेरी मदर हो चाहे मेरे फादर हो, सब लोगों के पास एक यादें थी, वो थी, और हमने कभी अपने घर में ना हिंदू हेट्रेड देखी, ना हिंदुस्तान से नफरत देखी। हाँ ठीक है, आ गए पेरेंट्स, आ गए थे तो आ गए, लेकिन उसके बाद इस तरह की फीलिंग मैंने अपने घर में नहीं देखी। इसी वजह से ना मैं ऐसी हूँ ना मेरे दोनों भाई ऐसे हैं, हम लोग कुछ अलग ही तरह। मैं तो जानता हूं, आप नहीं, आप जैसे बहुत से और लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि अगर भारत के ब्राह्मण इतने दुष्ट थे, उन्होंने अपनी किताबों में मुसलमानों के लिए आजादी के बाद कुछ बुरा नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, तुम्हारी किताबों में तुमने पाकिस्तान बढ़ाया, हिंदुओं के अगेंस्ट में सब कुछ पढ़ा दिया। उसके बाद अगर ब्राह्मण इतने दुष्ट थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ बुरा क्यों नहीं किया?
यार ये इसलिए ना जो कि ये जो हमने वो भी तो अरविंद, जस्ट सर हमने वो भी तो जस्टिफाई करना था ना टू नेशन थ्योरी को। तो हम अगर ये लिखते कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बिल रहते हमारे थे, नाम पे क्यों फाड़ दिया? यही तो मैं कह रहा हूँ तो सर भाई, बिल ये आपका ही कौन? फटेगा ना। तो सर हम क्या करते, फिर हम ये बताते कि हमें वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, हम बड़े अच्छे थे, बहुत सारी। अभी वो मैं शाहरुख की मूवी देख रही थी डंकी, तो उसमें वो कहते हैं कि जी आप बताइए आप इंग्लैंड में क्यों रहना चाहते हैं, आप कहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत तंग करती है, भारत में मेरी जान को खतरा है। तो शाहरुख ने कहा नहीं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है भारत में, तो वो उनको डिपोर्ट करके वापस भेज देते हैं। बाकी जो साथी थे वो मान गए कि हाँ जी हमें हमारी जान को खतरा है, तो उनको वहां का असylum मिल गया, यूके का। तो अगर हम ये कहेंगे कि भाई हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, ना हमें हिंदू तंग कर रहे थे, ना हमें सिख तंग कर रहे थे, ना हमें कोई दूसरा XYZ हमें कुछ कह रहा था, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब कह रहे थे आराम से मिलजुल के रह रहे थे, तो फिर वो बोलेंगे फिर बताओ बेटा, फिर आखिर ये टू नेशन थ्योरी और ये पार्टीशन क्यों करवाया? तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसको ऐसे ही जस्टिफाई करेंगे ना कि हिंदू हमें बहुत तंग कर रहे थे। हाँ नहीं ठीक है, मैं मतलब मैं चूंकि सब यूट्यूबर्स किसी का मैं वो नहीं करना चाहता, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन यही है कि ये जो थ्योरी पढ़ाई गई, ब्राह्मणों को दुश्मन दिखाया गया और मुगलों के सारे करतूतों को छिपा दिया गया, जिन्होंने सिख गुरुओं की हत्या करी, जिन्होंने लड़कियों को जाके बाजारों में बेचा, हरम में लड़कियां रखी, उनको इन्होंने सिविलाइजेशनल बता दिया, ये हमारा दुख है। खैर, और हमने यहूदियों के साथ नहीं किया, क्रिश्चियनों के साथ नहीं किया, जैनों के साथ नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ मुसलमानों के साथ किया, ये अरे भी मुझे बड़ा दुख है। सर वो तो बात होती है ना, हर तरह के लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी लोग होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान अगर बुरा कर रहा है तो हम सारे मुस्लिम्स को बुरा कह दें, अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन गलत कर रहा है तो हम सबके लिए बोलें कि नहीं सभी गलत है। तो वो हिंदू, वो चीज तो होती है सर, अच्छे देखिए बुरे मैं तो ये हर कह रहा जगह हूँ कि होते हैं। एक हिंदू चोर भी होता है, रेपिस्ट भी होता है, मर्डरर भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है ना, कोई इंसान के रिलीजन से इससे फर्क नहीं हाँ पड़ता। उसका कोई वो नहीं। लेकिन वो चोरी इसलिए करे कि आप मुसलमान हो, ये हिंदू की साइकोलॉजी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो मेरा तेरा हिंदू मुसलमान के टर्म में सोचता ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये दूसरी तरफ की फीलिंग है कि मुझे हम गैर हैं और तुम गैर हो। देखिए ये मुझे तो फीलिंग। मुझे तो सर बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हर तरह की सोच वालों के साथ बैठूं, हर तरह की जो सोच रखते हैं या डिफरेंट एग्जैक्टली। ओपिनियन रखते हैं उनसे बात करूं। अभी मुझे रिसेंटली एक साहब ने डिनर पे बुलाया, तो मैं जा नहीं सकी, खैर वो एक अलग चीज थी, घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो वो मुझे कहने लगे कि आरजू मैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही बैठता हूँ, जो डिफरेंट सोचते हैं ना उनको मैं नहीं बुलाता। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत गलत है, आपको तो बिल्कुल। सब लोगों के साथ बैठना चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए, हर एक ओपिनियन लें, बेशक आप मुझसे फॉलो करने को नहीं कह रहे लेकिन सुन तो सभी को सकते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि अच्छा वो अपना बता रहे थे क्या रोजे रखते हैं या नहीं रखते। मैंने कहा वो हर एक का एक पर्सनल है, कौन रोजे रख रहा है कौन नहीं रख रहा है। मैं तो किसी से पूछती भी नहीं, पता नहीं लोग क्यों पूछते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, या किसी से भी बात करें रोजा है यार मतलब क्यों पूछ रहे हो? खैर कुछ साल पहले तक तो मैं भी नहीं रखती थी, मतलब रखती तो थी लेकिन ऐसे ही रखती थी, बस 2 रख लिए फिर 4 छोड़ दिए, फिर 2 रख लिए फिर 3 छोड़ दिए। तो अभी रिसेंटली ये हुआ कि वो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, तो उनकी तबीयत कुछ खराब हुई कोविड के ज़माने में, उनको बड़ा सीरियस कोविड हो गया था, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। तो बहुत सीरियस उनकी तबीयत थी, तो लग ये रहा था कि मुश्किल लग रहा था उनके लिए बचना। लेकिन खैर मैंने उस वक़्त मन्नत मांगी थी, जिसके ऊपर भी मुझे मुसलमान लेक्चर देते हैं कि ये मन्नत तो मान ही नहीं सकती हो तुम, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ नहीं लिखा गया। मैंने कहा भाई मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूँ। तो मैंने उस वक़्त मन्नत मानी थी कि मैं पूरे रोज़े रखूँगी, इनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो शुक्र था उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो अब मैंने किसी से ज़िक्र किया तो वो मुझे कह रही नहीं, नहीं ऐसे तो रोज़े होते ही नहीं है, इस तरह की तो मन्नत होती ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार मुझे माफ़ करो, मैं जानूँ मेरा खुदा जाने मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो वो इस तरह से भी लोग सोचा करते हैं। और मैं ये भी बता दूँ कि वो रोज़े में एक हिंदू के लिए रख रही हूँ। ये भी मैं बता दूँ, उसमें मुझे और गालियाँ पड़ने वाली है। मौलाना साहब से कि रोज़ा रख रही है तो किसी हिंदू के लिए रख रही है। तो मैं कुछ मेरा ख्याल है मेरा कोई मैं डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर ना कुछ गड़बड़ है और डिफेक्टेड पीस हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं नहीं, आप डिफेक्टेड नहीं, आप बहुत अच्छी पीस हैं। और आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। आरजू जी थैंक यू। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। वी रियली, एज आई सेड, आई एम अ फैन ऑफ योर्स। तो मैं तो थैंक यू। एंड इट्स एन ऑनर कि आपके फैन से लेके आपके होस्ट तक का सफर मैंने तय किया। तो इट्स रियली अ यू प्रिविलेज। आर अ थैंक्स फैमिली, फॉर, आप दोस्त हैं, फैमिली है बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच कि आप ऐसा समझती हैं। और आपका कुर्ता मेरे ऊपर उधार है। अब आप कोई पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान जाएगा तो मैं जरूर कुछ गिफ्ट आपको जरूर भेजूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं भेजूं।
सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। पर तब तक के लिए आरजू जी फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकाल के इतने बिजी शेड्यूल से मेरे चैनल पे आई। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और सभी दर्शकों को गुर्दा फ्राई के अगले एपिसोड तक आप इंतजार कीजिए। तब तक आरजू जी का भेजा फ्राई देखिए। ठीक है आरजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।